हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी आरा। फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 से 5 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और हमें कुछ रियल ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं। दोस्त, आने वाले दिनों में अगर आपका भी एग्जाम है तो आप इस नंबर पर सही क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। एक और जुड़ी बात दोस्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस पार्टी के हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसके कुछ जानकारी हैं जो आपको जानने योग्य हैं। 12 जून 2024 से उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मोहन चरण मांझी हैं। वही पूछ दे कि 1946 से लेकर अब तक उड़ीसा में कुल कितने मुख्यमंत्री हुए? तो आपका सही आंसर 14 हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा इस पर मुख्य ध्यान दीजिएगा। 2000 से 2024 तक उड़ीसा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बिजू जनता दल के नवीन पटनायक थे। वही अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो HIV का फुल फॉर्म पूछा है, आप लोग देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसकी कुछ और भी खास बातें हैं जो आपके जानने योग्य हैं। HIV का मतलब होता है मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह एक वायरस है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, जिससे संक्रमण और बीमारी से लड़ना कठिन हो जाता है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो HIV यानी एड्स क्या हो जाता है के कारण बन सकता है। जो HIV है वही तो एड्स के कारण बनता है। आप लोग इससे वाकिफ होंगे, जो एक बीमारी का घर बन जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के 86वां संशोधन के तहत किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, कुछ जरूरी बातें हैं। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन की शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। एक नया अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 वर्षों के बीच बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार में बना दिया गया। राज्य नीतियों निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किए गए। इसके 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP बनाया गया। इसने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जो कि बच्चों का माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। संविधान का अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। भारत में क्राउन रूल को किस अधिनियम के जरिए लागू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 को कंपनी के शासक को समाप्त करने के लिए 1857 के विद्रोह का परिणाम था। पारित किया गया था कि और इसे ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया 1858 में ब्रिटेन की रानी थी। ठीक है, उस समय विक्टोरिया रानी थी। भारत का सर्वोच्च निकाय भी ब्रिटिश संसद को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 1876 में महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की घोषणा जो है की थी। यह नया शीर्षक 1 जनवरी 1877 के दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था। शासन की यह प्रणाली वर्ष 1947 तक चली जब भारत के ब्रिटिश प्रांतों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। ठीक है, अब 1857 से कुछ प्रश्न है जो आपके जो अगले एग्जाम है उसमें मदद मिलेगी। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ? काफी शानदार प्रश्न है। आंसर देखते हैं। मेरठ में शुरू हुआ था और ग्वालियर में खत्म हुआ था। 1857 का जो विद्रोह था मेरठ में शुरू हुआ था और ग्वालियर में खत्म हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था। इसे सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। वही डेट की बात करते हैं तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर था। 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोह की
हार हुई। जो विद्रोही थे, जिन्होंने विद्रोह शुरू किया था, उनकी हार हो गई। इस विद्रोह में दोनों पक्षों की ओर अत्याचार हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 में जो है क्या है, क्या प्रावधान है? तो चलिए जानते हैं। मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक मौलिक अधिकार से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में शामिल है। ठीक है, संविधान के लागू होने से पहले भारत में लागू विधियां अगर वे मौलिक अधिकार से असंगत हैं तो वे शून्य होगी। ये भी प्रावधान है। राज्य को ऐसा कानून बनाएगा जो मौलिक अधिकार को छीनता है या उनमें कमी लाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से कथन वाला प्रश्न, ठीक है, ऐसा प्रश्न था, ऐसा कुछ करके प्रश्न था, ये आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मालूम, छात्रों ने तो ऐसा ही भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। धन विधेयक को संसद के निचले सदन लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर अनुमति दे तो आप लोग लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये इसके प्रावधान है। धन विधेयक को सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1991 के अंदर कौन सी नीति आई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति, यानी NEP। ठीक है, NEP से आप लोग याद कर सकते हैं। साल 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति यानी NEP आई थी। यह नीति आर्थिक संकट के निपटने के लिए लागू की गई थी। इसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका सही आंसर ऊपर हम लोग देखे थे, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। 86 है संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 2002 86वें संशोधन अधिनियम के संशोधन में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करके 6 से 14 वर्ष में कम आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है आपको कह दिया जाएगा। देखिए, ग्लोबलाइजेशन 1991 से कुछ प्रश्न थे, लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न क्या थे वो हमें छात्रों ने नहीं भेजा है। आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा जो बातें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। साल 1991 में भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई थी और देश में वैश्वीकरण की राह पर चलने लगा था। इन सुधार के तहत जो ये सुधार हुए थे, इन सुधारों के तहत विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया और सरकारी हस्तक्षेप कम किया गया। इन सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का प्रावधान जो है उसमें मिलता है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में शामिल है। यह अनुच्छेद के जरिए मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से कानूनी उपचार लेने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, COP ऐसे करके कुछ प्रश्न थे, लेकिन क्या थे वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन कुछ इससे जो जरूरी बातें हैं वो आपके जानने योग्य होंगे। COP 19 को तात्पर्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
के पक्षकारों के 19वें सम्मेलन या वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 19वें सम्मेलन से हो सकता है। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं। शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के बीच हुआ है? तो आपका सही आंसर होगा भारत फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देता है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला यह अभ्यास रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। पहला जो आएगा आपका श्रीगुप्त आएगा। ठीक है, दूसरा जो आएगा आपका समुद्रगुप्त आएगा और तीसरा जो आ जाएगा आप वो हो जाएगा चंद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद ही चंद्रगुप्त आया था, उसके बाद स्कंदगुप्त आया था। ठीक है, तो 1 4 2 3 इसका सही क्रम हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य में गणित और विज्ञान का बहुत विकास हुआ। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की। गुप्त साम्राज्य में मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल थे। गुप्त साम्राज्य का संचालन स्थल उत्तर प्रदेश था और प्रयाग में सत्ता का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी में गांधीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा से संबंधित कुछ प्रश्न थे, उनको हम लोग कवर किए हैं कुछ इस तरह। गांधीवादी विचारधारा का मुख्य ध्यान नैतिकता, समानता, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता पर है और इसका प्रभाव डीपीएसपी के कुछ प्रावधानों में दिखाई देता है, जैसे कि समाज के निचले वर्गों के अधिकारों का संरक्षण। साम्यवादी विचारों का लक्ष्य संपत्ति का समान वितरण और श्रमिक के अधिकारों का संरक्षण करना है, जो डीपीएसपी के कई प्रावधानों में मेल खाता है, जैसे कि मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक न्याय, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर होगा 250। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या जो है 250 है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है 245 है। राज्यसभा के सदस्य का संख्या निर्धारित कैसे होता है? ठीक है, तो 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वंश उस वंश का हिस्सा नहीं है? आपके 4 ऑप्शन थे, आप लोग समझिएगा उसको क्या था। विशाल स्नानागार गेट बाथ कहाँ मिला है? तो आपका सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जो कि 11 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट ऐसे कुछ था, लंबाई चौड़ाई गहराई। ठीक है, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट, इसे बाथ कहा जाता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से मिला था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत थी। इसे प्राचीन विश्व का आरंभिक सार्वजनिक जल टंकी भी कहा जाता है। ये आप लोग इसका नाम सेकेंड नेम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए से ऐसा कुछ करके प्रश्न आया था, तो चलिए इसको हैंडल करते हैं हम लोग। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए कुछ वायरस में आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए और आरएनए अपनी संरचना, कार्य और उनमें उपस्थित क्षारों के प्रकार में भिन्न होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। मौलिक अधिकारों का हनन किस अनुच्छेद से है? चलिए जानते हैं, तो आपका आर्टिकल 13 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक मौलिक अधिकार
अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून शून्य होते हैं। यह अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के लिए आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में राम का भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविंद लोकसभा चुनाव 2024 में कहां से जीते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाए मेरठ से। अरुण गोविल ने लोकसभा चुनाव 2024 में मेरठ से चुनाव जीता है। वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे और मेरठ लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग इसे कवर करके जाइएगा एग्जाम में, अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है तो। बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ाना। ठीक है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके जरिए देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाया गया है और भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला हाइड्रोइलेक्ट्रिक के पावर प्रोजेक्ट, स्टील प्लांट लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपॉक्स यानी इसमें एम का क्या मतलब है? एम मीन होता है मनी। एम का मतलब होता है मनी, सॉरी मनी नहीं मंकी, सॉरी मिस्टेक हो गया, मंकी हो जाएगा। ठीक है, एम का मतलब है मंकी। पॉक्स का मतलब होता है वायरल संक्रमण की एक श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में जर्मनी के स्टटगार्ट में ध्वज जिसे सप्तवर्षीय ध्वज के रूप में जाना जाता है उसे फहराया था? मैडम कामा ने। मैडम कामा ने 1907 में स्टटगार्ट यानी जर्मनी में है जो अंतर्राष्ट्रीय जो है समाजवादी सम्मेलन में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा ने हरा, भगवा और लाल पट्टी का तिरंगा ध्वज फहराया था। लाल रंग के शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, भगवा रंग ने जीत और हरा रंग जो है साहस और उत्साह के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC COP29 की मेजबानी किस देश ने की? तो आप लोगों को जानना अनिवार्य है कि COP29 सम्मेलन 2024 में UAE द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन दुबई में होगा और यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए देशों के बीच बातचीत और नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। मुगल सम्राट का अंत अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। 28 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, ये आर्टिकल 32 हमें ये बताता है। थोड़ी बातें हैं वो जान लेते हैं। भारत के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट किसी विशेष तरीके से अधिनियमित करने या अधिनियम से दूर करने के लिए अदालत या अन्य कानूनी प्राधिकरण के नाम पर लिखित आदेश का एक रूप है। नेक्स्ट देखिए, नदी और झील से कुछ संबंधित प्रश्न थे लेकिन हमें वो पूरा क्वेश्चन नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं आया था? तो वो पल्लव वंश हो जाएगा। अब अगर आप लोगों को याद है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पल्लव वंश संगम युग के दौरान सत्ता में नहीं आई थी। संगम युग के दौरान 3 राजवंश चेरी, चोल और पांडव का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत संगम काल के साहित्यकार संदर्भों से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा के अल्कोहल में बदलने के लिए प्रक्रिया क्या है? तो आपका सही आंसर है किण्वन। शर्करा में
अल्कोहल बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शर्करा के अणुओं को यीस्ट और जीवाणु जैसे कुछ रोगाणुओं की मदद से एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। वेग का सूत्र क्या है? तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय, और इसके सही मात्रा की बात करते हैं तो विस्थापन यानी दूरी मीटर पर सेकेंड। वही त्वरण का जो थी सही मात्रा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन के दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। बैसाख के महीने में, जो बैसाख का महीना होता है उसके पहला दिन होता है, और आमतौर पर यह हर वर्ष 13 और 14 अप्रैल में मनाई जाती है। यह सिखों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह खालसा का जन्मदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोआब। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? ये तो आप लोग जानते हैं। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और राजनीतिक प्रणालियों को आपस में जोड़ना। वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, समाज, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रणालियों को आपस में जोड़ना। वैश्वीकरण की वजह से दुनिया भर में वस्तुओं की सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और धन का आदान प्रदान तेजी से होने लगा है। आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुई थी? तो 24 जुलाई 1991 को। भारत में आर्थिक सुधार नीति 24 जुलाई 1991 से लागू हुई थी। यह नीति नरसिम्हा राव सरकार ने लागू की थी। इस नीति ने नौदारवादी नीति भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो ये आपको मालूम होगा, जो है भाग 4 में निहित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी शामिल है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये आप लोगों को याद रखना होगा। पुर्तगाली का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर है भारत, यूरोप और स्पेन जैसे देशों से। भारत में पुर्तगालियों का आगमन 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा से 1498 भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर व्यापारी चौकियां स्थापित की थी। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा 8। अगर आप लोग 8 माने तो आपका सही है। भारतनाट्यम, कथक, कथकली, ठीक है, कुचिपुड़ी, उड़ीसी जो उड़ीसा का है, सत्रिया, मणिपुर, मोहिनीअट्टम। ठीक है, अब देखिए धौलावीरा से एक प्रश्न आया था, लेकिन वह क्या था वो हमें मालूम नहीं। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक हमें प्रश्न मिले थे दोस्त। अगर आपके भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग इस नंबर पर क्वेश्चन को सही सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा।